गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो बच्चे, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसका नाम है कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड स्टोरेज की। चलिए, तो बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज की। तो बच्चे, ये जो वर्ड है बहुत कॉमन सा वर्ड है, ठीक है। हर एक बच्चे ने, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कोल्ड स्टोरेज के बारे में नहीं जानता होगा, ठीक है। जैसे कि आजकल आप देख सकते हो कि सब्जियां वगैरह आप लेने जाते हो, जनरली मॉल वगैरह में सब्जी वगैरह का भी अरेंजमेंट होता है, फल वगैरह आप लेने जाते हो तो उन्हें स्टोर करने के लिए, ठीक है, कोल्ड स्टोर तैयार किए जाते हैं। इससे पहले जो था, जब हम सीजनल सब्जियों की बात करते हैं, जैसे आलू है, ठीक है, आलू एक टाइम पर आपका हो गया, ठीक है, इकट्ठा आलू होता है। अब उसका कंजम्पशन तो तुरंत नहीं होगा, लेकिन हम देखेंगे जैसे आलू है, प्याज है, ठीक है, ये कुछ इस तरह की सब्जियां हैं जो साल भर जिनका कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि एक टाइम पर जब इनका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, सब्जी, ऐसी सब्जियां जो एक टाइम पर उग गई लेकिन साल भर हमें इनका इस्तेमाल करना है, तो इन्हें उठाकर हम कहां पर रख देते हैं? कोल्ड स्टोर में रख देते हैं, ठीक है। तो पहले की अगर बात करोगे तो मेनली आपका ये सब्जियों के लिए होता था, क्योंकि सब्जी जो है बेसिकली, ठीक है, ऐसी चीज है जो हमेशा आपको इस्तेमाल करते रहना है, ठीक है, जिसका यूज हमेशा ही रहेगा। आलू आप साल भर खाते हो, प्याज आप साल भर खाते हो, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप साल भर करते हो, ठीक है। तो पहले मेनली सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो फल वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आम होता है तो आम आप पूरे साल आम आप खा सकते हो, ठीक है। आप, लेकिन पहले मेनली क्या था, सिर्फ सब्जियों के लिए ही था, ठीक है। तो कोल्ड स्टोर क्या होता है? जहां पर एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा एटमोसफियर, एक ऐसा वातावरण हम तैयार करते हैं जिसमें फल या सब्जियां एक लंबे टाइम के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? ये होता है कोल्ड स्टोर। तो कोल्ड स्टोर आपका एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं सभी के बारे में हमें जानना है, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, उन पर हमें फोकस करना है, ठीक है। आज ही ये टॉपिक आपका स्टार्ट होगा और आज ही आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इस टॉपिक में हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेशन साइकिल मैं आपको बता चुका हूं, सेम साइकिल यहां पर भी इस्तेमाल होगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या क्या कंडीशन और क्या क्या चीजें हैं जो हमें नोटिस करनी होती हैं, ताकि हम फल या सब्जियों को एक लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमें सिर्फ उन बातों पर फोकस करना है। चलिए, आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं कोल्ड स्टोरेज। तो एक एक पॉइंट समझेंगे और क्लियर करते हुए चलेंगे, और जहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है उन पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेंगे। देखिएगा, अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सेकंड इन वेजिटेबल्स, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया फलों में ऊपर आता है और सब्जियों में सेकंड पोजीशन पर आता है। भारत का विश्व में फलों के उत्पादन में पहला और सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। अब देखिएगा, ये डेटा जो है, ठीक है, ये पता नहीं कौन सी ईयर का एग्जामिनर, कौन सी ईयर का ऑथर ने लिखा होगा। हो सकता है कि आज के डेट में वेरिएशन हो गया हो। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे जीएस के लिए बिल्कुल की वर्ड उठाकर चल लो कि फलों में प्रोडक्शन में इंडिया पहले नंबर पर है और सब्जियों में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। लेकिन जब ऑथर ने ये पूरा सब लिखा होगा, राइटर ने जब सब लिखा होगा, उस टाइम पर हो सकता है कि ये डेटा बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, आज के टाइम में अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो एक बार देख लेते हैं कि आज का डेटा क्या कहता है। वैसे तो आप जीएस पढ़ते होंगे, आपको तो पता ही होना चाहिए, ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। रैंकिंग ऑफ इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स।
ठीक है, यहाँ पर सेकंड दिखा रहा है, तो ये आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो वहां पर सर ने आपको जो लिखाया होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो फर्स्ट या सेकंड नंबर पर ही रहता है, चाइना के बाद ही मेनली ये आपका देखने को मिलेगा। चलिए देखिएगा, तो प्रोडक्शन में काफी कैपेसिटी है इंडिया की। ठीक है, चाहे फलों के उत्पादन की बात करें, चाहे सब्जियों के उत्पादन की बात करें। ठीक है, लेकिन जब इसके स्टोर करने की बात आती है तो इसमें, ठीक है, कोई अच्छा ज्यादा अच्छी तरीके से हम इसका स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज प्रोसेस्ड विच इज कंपेरेटिवली वेरी लो एज कंपेयर टू दैट इन द अदर कंट्रीज। ठीक है, प्रोडक्शन में तो काफी अच्छा स्थान है, लेकिन जब इसे स्टोर करने की बात आती है तो उसमें कुछ खास अच्छा स्थान नहीं है। ठीक है, भारत का विश्व में फलों के उत्पादन में पहला और सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान है, लेकिन फलों और सब्जियों का बहुत कम प्रतिशत संसाधित किया जाता है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। प्रोडक्शन तो अच्छा है, लेकिन जब उसे लंबे टाइम के लिए स्टोर करने की बात आती है तो उसमें कोई अच्छा स्थान नहीं है। ठीक, और आपने देखा भी होगा जब आप मार्केट में जाते हो तो सब्जियां जो आपने देखा होगा कि ठेले पर रखी होती हैं, ऐसी रखी हुई हैं और 3-4 दिन में वो लगभग बेकार हो जाती हैं, तो वो क्या है, वो एक लॉस है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर उन्हें स्टोर करने के लिए अरेंजमेंट नहीं है। अब भी सीधा ठेलों पर जाकर सब्जियां बेची जा रही हैं, फल बेची जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने सोर्सेस नहीं है कि इस चीज को थोड़ा सा कंसिडर करके एक लंबे टाइम के लिए स्टोर करने की बात कर सके। ठीक है, तो वही है, वो जाते हैं सब्जी मंडी। ठीक है, सब्जी मंडी में भी कोई कोल्ड स्टोर वगैरह कुछ ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट होता नहीं है। ठीक है, खेतों से फल या सब्जियां आई, मंडी गई, मंडी से ठेले वाले खरीद कर लाए और सीधा लाकर बेच देते हैं। ठीक है, और अगर इनकी लाइफ की हम बात करेंगे, अगर हरी सब्जियों की बात करोगे तो 3-4-5 दिन इतने में ये बेकार हो जाती हैं। ठीक है, सेम कहानी फलों के साथ भी चलती है। चलिए देखिएगा, द फूड हैबिट्स ऑफ इंडिया हैव चेंज्ड, देयर इज ए ट्रेंड टुवर्ड्स रेडी टू सर्व बेवरेजेस, फ्रूट्स, जूस। ठीक है, और आजकल आपने देखा होगा कि बॉटल वगैरह जो होती हैं, कैन वगैरह जो होती हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर फ्रूट जूस वगैरह सीधा पीने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये भी क्या है, कुछ टाइम बाद बेकार हो जाते हैं। जैसे आप कोई फ्रूट जूस लोगे तो उसकी जो बोतल होगी उस पर लिखा रहता है कि इतने टेम्परेचर पर इसे स्टोर करके रखें, अदरवाइज क्या होगा, एक टाइम बाद ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लिया कोई एप्पल जूस है या ऑरेंज जूस है या कोई आपका और कोई फ्रूट जूस है, ठीक है, सभी के लिए टेम्परेचर सेम रहने वाला है। हो सकता है कि सभी के लिए टेम्परेचर स्टोर करने के लिए डिफरेंट रहे। ठीक है, चलिए, तो मेनली क्या है कि प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, प्रोडक्शन में अच्छा स्थान है, लेकिन जब उसे लंबे टाइम के लिए स्टोर करने की बात आती है उसमें अच्छा स्थान नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें, तो बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज की। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता सबसे पहले क्यों पड़ती है, कोल्ड स्टोरेज, और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, देखिएगा, रेफ्रिजरेशन हैज बीन द प्रिंसिपल नोन मेथड ऑफ सक्सेसफुल स्टोरेज ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू रिटेन देयर फ्रेशनेस एंड फ्लेवर। ठीक है, रेफ्रिजरेशन क्या है, इसमें फलों और सब्जियों को एक लंबे टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं और इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इनकी जो फ्रेशनेस होती है, इनका जो फ्लेवर होता है, इनका जो टेस्ट होता है, वो भी बेकार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जनरली आप देखोगे कि अगर आप फ्रीज के बाहर रख देना, ठीक है, आप कोई फल लाना खरीद कर और उसे फ्रीज के बाहर रख देना। नॉर्मली अगर हम घर की बात करेंगे, आप मार्केट में गए और कोई फल खरीद कर लाए, ठीक है, और जैसे कि अभी इस टाइम की जो गर्मी है और आपने उसे सिर्फ एक दिन के लिए भी बाहर रख दिया, तो क्या होगा, वो बेकार हो जाता है, और बेकार होगा तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है और उसके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो सारी चेंज हो जाती है। तो रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन हैज बीन द प्रिंसिपल नोन मेथड ऑफ सक्सेसफुल स्टोरेज। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से फल और सब्जियों को एक लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हो तो रेफ्रिजरेशन क्या है, उसके लिए बिल्कुल सही चीज है। आगे देखिएगा, when fruits and vegetable are harvested they are cut off from their source of water and nutrition and soon after to deteriorate। होता क्या है कि जैसे ही आपने फल या सब्जियों को तोड़ लिया, ठीक है, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें ग्राउंड से
क्या मिलता रहता है, पानी मिलता रहता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, ठीक है, जिससे उनकी फ्रेशनेस बनी रहती है। जैसे आपने उन्हें ग्राउंड से अलग कर दिया या फलों को पेड़ों से तोड़ लिया तो इन चीजों की कमी पड़ती है और धीरे धीरे उनकी क्वालिटी क्या करने लगती है, डिक्रीज करने लगती है, ठीक है। दे लूज वेट, उनके अंदर जो वाटर कंटेंट होगा ये धीरे धीरे बाहर जाने लगता है, ठीक है, उनका वजन कम होने लगता है। टेक्सचर, फ्लेवर, न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड अपील, ठीक, और उनकी जो क्वालिटीज होती हैं वो सारी चेंज करने लगती है। बोथ टाइम एंड टेम्परेचर आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट। तो टाइम और टेम्परेचर ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनके अकॉर्डिंग इनका जो टेस्ट है, इनका जो फ्लेवर है ये बदलता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इनके अंदर की सारी वैल्यूज जो होती हैं ये चेंज करने लगती हैं। एक बार हिंदी में देखिएगा, शीत गृह यानी कि कोल्ड स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ती है। बहुत कॉमन सा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कुछ खास कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो मेन चीजें आपको पढ़ते रहना है और क्वेश्चन लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरह से एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ताजे फलों और सब्जियों की ताजगी और स्वाद बनाए रखने के लिए उनके सफल भंडारण के लिए प्रशीतन प्रमुख ज्ञात तरीका रहा है, ठीक है। जब फलों और सब्जियों की कटाई की जाती है तो वे अपने पानी और पोषण के स्रोत से कट जाते हैं और जल्द ही खराब होने लगते हैं। आलू का एग्जाम्पल बिल्कुल एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए। अभी आलू आएगा, ठीक है, देखिए जब आलू का जो खेती होती है और जब आलू ग्राउंड जमीन से निकाला जाता है तो ये टाइम है वो। अब ऐसा तो नहीं है कि आलू निकला और तुरंत खा जाओगे सारा का सारा, ठीक है, तो कुछ ही आप खा सकते हो, बाकी क्या करोगे, एक लंबे टाइम के लिए स्टोर करके आपको रखने की जरूरत पड़ती है ताकि साल भर उसका उपयोग कर सको। तो कहां पर स्टोर करोगे, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रखोगे। चलिए, तो वे वजन, बनावट, स्वाद, पोषक मूल्य और अपील खो देते हैं। समय और तापमान दोनों फसल कटाई के बाद के उत्पाद में गिरावट के महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी क्वालिटी जो डिक्रीज कर रही है वो डिपेंड कर रही है किस पर, टाइम यानी कि समय पर भी। अभी आपने जस्ट फल को तोड़ा तो उसकी फ्रेशनेस अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसकी फ्रेशनेस डिक्रीज करती जाएगी। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे, टेम्परेचर यानी कि तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, तापमान जैसे जैसे इंक्रीज करेगा इसकी फ्रेशनेस क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी और ये कम टाइम में ही बेकार हो जाएगा। तो मेन क्या है, अगर आप फल या सब्जियों को लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हो तो टाइम और टेम्परेचर ये दोनों ही मेन फैक्टर यहां पर रहने वाले हैं। जल्दी से देखिएगा ये दोनों पॉइंट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और कल आपका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, ठीक है, और परसों 2 टॉपिक आपके और बचे हैं, कल और परसों कंप्लीट कर लेंगे। आज आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। सैटरडे आपका सिलेबस फिनिश्ड। तो सैटरडे को आपको सभी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको रिवाइज करना है, नोट्स पढ़ने हैं और मेजरिंग टूल वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो मैं आपको सीधा वीडियोस की अपलोड करा दूंगा, नोट्स डलवा दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, ट्राई स्क्वायर, ये सारी चीजें हैं वो सारा आपका अपलोड करा दिया जाएगा। तो आपका सिलेबस सैटरडे कंप्लीट किसी भी कंडीशन में, ठीक है। सैटरडे में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अगर सैटरडे की क्लास मैं लूंगा तो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी फ्राइडे तक मैं सारी थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हो ये मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप इतना भी नहीं करने वाले हो। जितनी चीजें आपको मिल चुकी हैं इतना आप नहीं पढ़ पाओगे,
तो समय की बर्बादी ही होगी, मैं आपको चीजें कराता जाऊं और आप उन्हें ना तो रिवाइज करते हो, ना पढ़ते हो, ना क्वेश्चन लगाते हो, तो उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो काफी होगा इतना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, हाँ बिल्कुल, सैटरडे को पार्टी करेंगे, आप आ जाना यहीं। मैं अभी पंजाब में हूँ। ठीक है, तो आप पंजाब आना, तो वहीं पार्टी करते हैं फिर। बिल्कुल, सैटरडे पार्टी होगी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, मेहनत करते रहिएगा, रिवाइज करो। गर्मी काफी है बच्चे। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। तो कटे हुए उत्पाद को ठंडा करने से श्वसन की दर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है, ये क्या करता है, ये कम हो जाता है। मेन जो इसमें की कॉन्सेप्ट है ये रहने वाला है। ठीक है, कटे हुए उत्पाद को ठंडा करने से श्वसन की दर को धीमा करने से गुणवत्ता हानि की दर को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जब आपने फल या सब्जियों को तोड़ लिया है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आप उसकी फ्रेशनेस को एक लंबे टाइम तक बनाए रख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम कर देते हैं, ठीक, और ये कम करते कैसे हैं, उसके टेम्परेचर को अगर आप कम कर दोगे, टेम्परेचर यानी कि तापमान को अगर आप कम कर देते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाता है। ठीक है, और ये भी अगर कम होगा तो उसकी फ्रेशनेस या उसकी क्वालिटी, उसकी फ्रेशनेस या उसकी क्वालिटी एक लंबे टाइम तक बनी रह सकती है। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, कटे हुए उत्पाद को ठंडा करने से श्वसन की दर को धीमा करके गुणवत्ता हानि की दर को नियंत्रित किया जा सकता है। कूलिंग द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट कंट्रोल द रेट ऑफ क्वालिटी लॉस बाय स्लोइंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, जब आप उसके टेम्परेचर को कम करते हो, टेम्परेचर कम कैसे करते हो, ठीक है, रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करके आप उसके टेम्परेचर को कम कर देते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी में जो डिक्रीमेंट होता है ये भी कम होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, द वार्मर द टेम्परेचर द फास्टर द डिटेरियोरेशन एंड द शॉर्टर द स्टोरेज लाइफ। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नुकसान ज्यादा होगा और उसे स्टोर करके रखने की जो टाइम पीरियड होता है ये कम होता जाएगा। तापमान जितना अधिक गर्म होगा उतनी ही तेजी से क्षरण होगा। ठीक है, और भंडारण अवधि कम होती है। ठीक है, कन्वर्सली द कूलर द टेम्परेचर द स्लोअर द डिटेरियोरेशन एंड द लॉन्गर द स्टोरेज लाइफ। इसके विपरीत तापमान जितना ठंडा होगा गिरावट उतनी ही धीमी होगी और भंडारण अवधि लंबी होगी। ठीक है, तापमान ज्यादा है, डिटेरियोरेशन रेट ज्यादा है, तापमान कम है, डिटेरियोरेशन रेट कैसा है, कम है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या दे सकते हो, उसकी स्टोरेज लाइफ यानी कि उसके भंडारण का जो समय होगा, उसकी अवधि होगी, वो यहाँ पर रहने वाली है। द मोर क्विकली द प्रोडक्ट इज कूल्ड द लॉन्गर इट विल रिमेन मार्केटेबल। ठीक है, जितना जल्दी उत्पाद को ठंडा किया जाता है उतना ही देरी तक वह बिक्री योग्य रहेगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम कर देते हैं, ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी लाइफ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसे कम होता है, तापमान जैसे कम करते जाओगे, ठीक है, उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगा, डिटेरियोरेशन कम होगा और इसके स्टोर करने का जो टाइम पीरियड है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पर्पज, उद्देश्य, उद्देश्य तो वही है भाई, ठीक है, हमें फल या सब्जी एक लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना है क्योंकि उन्हें साल भर हमें यूज करना है या जितने टाइम पीरियड के लिए भी हम उसे यूज करना चाहते हैं उसके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, उसके अंदर जो गुण होता है, जो टेस्ट होता है, जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये लंबे टाइम के लिए बने रहें। ठीक है, तो पर्पस की अगर हम बात करेंगे, उद्देश्य हर कोई जानता होगा। तो कोल्ड स्टोरेज आर मेंट टू प्रिजर्व द पेरिशेबल कमोडिटीज ऑफ फूड आइटम्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड विद रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल कलर, फ्लेवर एंड टेस्ट। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज खाद्य पदार्थों की खराब होने वाली वस्तुओं को लंबे समय तक मूल रंग, स्वाद और स्वाद के प्रतिधारण के साथ संरक्षित करने के लिए है। ठीक है, however each commodity has certain life and they cannot be stored even in cold storage for indefinite period। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए क्या हुआ है, हमने रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम करा है, उसे जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसे इनफाइनाइट पीरियड के लिए, यानी कि उसकी लाइफ आप बढ़ाकर इतनी कर दो कि ये कभी खराब हो ही ना, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ना एक दिन उसे खराब होना ही है। जहां वो 2 या 3 दिन में खराब होने वाला था वो हो सकता है कि 10 या 15 दिन आपका चल जाए। ठीक है, नॉर्मली अगर आप घर में जो आपके रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं नॉर्मली आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, आप मार्केट से कोई फल या सब्जी लाए, ठीक है, आप उसे बाहर रखकर देखना, हो सकता है कि वो 3 या 4 दिन में बेकार हो जाए। आप उसे फ्रिज में रख दो तो 15 से 20 दिन वो चल सकती है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी सालों साल चलती रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। एक डेफिनेट पीरियड के लिए आप उसे स्टोर कर सकते हो, इनडेफिनेट पीरियड के लिए उसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। However, each commodity has certain life and they cannot be stored even in cold storage for indefinite period। हालांकि प्रत्येक वस्तु का निश्चित जीवन होता है और उन्हें अनिश्चित काल के लिए भी नहीं रखा जा सकता है। Storage beyond certain period may not be economical because payment of the rent of cold storage increase the cost of the item। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसे कोल्ड स्टोर में रख दिया और कोल्ड स्टोर का कोई खर्चा ही नहीं है, आपको उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड करके देखना होगा। मान लिया आप कुछ चीज मार्केट से लेकर आते हो, ठीक है, आपने उसे स्टोर करके रख दिया, अब उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसके कई गुना उसे स्टोर करने की कॉस्ट अगर आ रही है तो इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें कंसिडर करके चलना होता है। ठीक है, कि आपने जो कोल्ड स्टोर तैयार किया है उसे चलाने की उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी आती है। तो हर एक चीज, हर एक फैक्टर को माइंड में रखकर ही चीजों को स्टोर करने की सोचते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट ये कहता है कि निश्चित अवधि से अधिक भंडारण किफायती नहीं हो सकता क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के किराए के भुगतान से वस्तु की लागत बढ़ जाती है। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम उसे स्टोर करने की बात करेंगे, डेफिनेट पीरियड के लिए नहीं करेंगे। मान लिया वो रखा हुआ है कई कई साल तक और उसकी इतनी वैल्यू थी ही नहीं, ठीक है, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। Hence, cold storage are used for high value item or when prices crash down due to the bumper crop। ठीक है, तो ये सारी वही चीजें लिखी हुई है, कोई ऐसा इसमें खास कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे देखिएगा हीट लोड। ये हीट लोड क्या होता है? ठीक है, हीट लोड क्या होता है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। ये हीट लोड क्या होता है मैं आपको अनेकों बार बता चुका हूं। ठीक है, इस चीज को सिंपली इस तरह से आप समझिएगा। मान लिया आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक, और मैं आपसे पूछूं कि वहां पर हीट लोड कितना है, ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आपके आसपास कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं जिनसे एनर्जी निकल रही होगी। ठीक है, इसमें आप फैन को भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बाहर का टेम्परेचर कितना है, रूम का टेम्परेचर कितना है, बाहर से कितना रेडिएशन अंदर आ रहा है, ठीक है, कितने लोग रूम में बैठे हुए हैं, इन सभी चीजों से जो एनर्जी निकल रही होगी, जो उष्मा निकल रही होगी, जो हीट निकल रही होगी,
यही क्या देती है, हीट लोड देती है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीजें जब एक कोल्ड स्टोर तैयार किया जाता है उस टाइम पर भी सेम चीजें आपको दिमाग में रखनी होती हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, चलिए समझ लेते हैं एक बार। तो पहला पॉइंट इसमें देखिएगा, हीट लोड फैक्टर्स नॉर्मली कंसिडर्ड इन ए कोल्ड स्टोरेज डिजाइन आर, ठीक है, वॉल, फ्लोर एंड सीलिंग हीट गेन्स फ्रॉम सोलर रेडिएशन ड्यू टू द कंडक्शन। ठीक है, होता क्या है कि बाहर बहुत ज्यादा धूप है, धूप सीधा दीवारों पर गिरेगी, छत पर गिरेगी। ठीक है, तो इससे कंडक्शन के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा, सबसे बड़ा हीट लोड तो यही होता है। ठीक है, तो एक कोल्ड स्टोरेज को अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होता है। ठीक है, हिंदी में एक बार देख लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज डिजाइन में आमतौर पर विचार किए जाने वाला हीट लोड कारक चालन के कारण दीवार, फर्श और छत सौर विकिरण से गर्मी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो मेजर हीट लोड है वो आपका सूर्य की वजह से ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी से भी होगा लेकिन इतना नहीं होता है, मेजर पार्ट जो होगा वो सन का ही होगा। ठीक है, और इस टाइम पर भयंकर गर्मी है, आप इस चीज को फील भी कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर 3, 4, 5 डिग्री वेरी करता है और आप कहोगे कि आज तो बहुत भयंकर गर्मी है। ठीक है, 5 डिग्री ज्यादा हुआ, भयंकर गर्मी हो गई। अगर मान लिया हाईएस्ट टेम्परेचर 46 है, अगर 5 और हो गया तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। तो 1-1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती जाती है। तो कोल्ड स्टोरेज डिजाइन में आमतौर पर विचार किए जाने वाले हीट लोड कारक चालन के कारण यानी कि कंडक्शन के कारण जो सूर्य की एनर्जी अंदर आ रही है, ठीक है, वो होती है। देखिएगा अगला, लोड ड्यू टू इंग्रेशन ऑफ एयर बाय फ्रीक्वेंट डोर ओपनिंग एंड ड्यूरिंग फ्रेश एयर चार्ज। ठीक है, सिंपली इस चीज को आप अपने आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर रखा होगा इससे नोटिस कर सकते हो। ठीक है, होता क्या है कि आप बार बार अगर फ्रीज का डोर ओपन करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर का जो स्पेस है जो ठंडा हो चुका है और बाहर कैसी है, गर्मी है। ठीक है, ये हवा तुरंत कोशिश करती है अंदर जाने की। ठीक है, या ठंडी हवा तुरंत बाहर आने की कोशिश करती है, या इसके अंदर की जो आपने टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो कितनी बार आप इसका दरवाजा खोलते हो, ये भी हीट लोड में ही आता है। बार बार दरवाजा खोलने और ताजी हवा के चार्ज के दौरान हवा के प्रवेश के कारण भार। ठीक है, और बार बार दरवाजा खोलने से एक पॉइंट आपका और निकल कर आता है जिसे आप क्या बोलते हो, फ्रॉस्ट। तो आज हमें यह भी समझना है कि फ्रॉस्ट क्या होता है। तो बार बार दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, जब जरूरत पड़े तभी आपको दरवाजा खोलना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रोडक्ट लोड फ्रॉम इनकमिंग गुड्स एंड हीट ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम स्टोर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपने उसमें जितने फल या सब्जी स्टोर करके रखे हुए हैं ये भी आपका हीट लोड में आएगा। हीट फ्रॉम वर्कर्स वर्किंग इन द रूम, अगर आप कोल्ड स्टोरेज की बात करोगे तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर क्या होंगे, वर्कर होंगे, लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे। कोल्ड स्टोर के अंदर वर्कर होंगे जो काम कर रहे होंगे, उनके बॉडी से भी हीट निकल रही होगी। आपको इस चीज को भी कंसिडर करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो हीट फ्रॉम वर्कर्स वर्किंग इन द रूम। अगला देखिएगा, कूलर फैन लोड, लाइट लोड, एजिंग ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, कितने पंखे लगे हुए हैं, कितनी लाइट लगी हुई है, ठीक है, और बाकी के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा और कोई अगर लोड है, कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं, ये सारे लोड आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सारे पॉइंट इंग्लिश में देख लो, फिर इसे हिंदी में कवर करने वाले हैं। ऊपर कर दो उसे। चलिए एक बार हिंदी में देख लेते हैं, हीट लोड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो आने वाली वस्तुओं से उत्पाद भार और संग्रहित उत्पाद से श्वसन की गर्मी। ठीक है, आपने कितनी क्वांटिटी स्टोर करके रखनी है, ठीक है, कितना उनका वजन है, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ
रेस्पिरेशन जो होगा उसके कारण हीट निकलती है, जिसे हम बोलते हैं हीट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप जो प्रोडक्ट स्टोर करके रखते हो तो क्या निकलती है, हीट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन गर्मी। ठीक है, कमरे में काम कर रहे कर्मचारियों से गर्मी, कूलर पंखे का भार। ठीक है, कूलर पंखे का भार लिखोगे तो आप वजन समझ लोगे, इसे लोड कर लो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके हीट लोड में कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, हीट लोड से बेसिकली मतलब है कि कोई भी चीज जिसके कारण हीट आ रही होगी, उष्मा आ रही होगी, या तो वो जनरेट हो रही हो, ठीक है, या वो स्टार्टिंग का लोड हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये आपका हीट लोड में कंसिडर किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। हीट ऑफ रेस्पिरेशन में आपको बता ही चुका हूं, आपने जो फल या सब्जियां रखी हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, और इसे हम बोलते हैं हीट ऑफ रेस्पिरेशन। So it needs to be understood that refrigeration does not improve the quality of the food product, it only slows down its deterioration। ठीक है, fresh vegetables and fruits respire during storage and produce what is known as heat of respiration। ठीक है, the refrigeration plant has to take care of this load also in addition to the usual heat load। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप कभी भी जो फल या सब्जियां बेकार हो रही हैं, आप इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हो, आप इसे सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि इनके खराब होने की जो दर है, ठीक है, खराब होने में जो समय लग रहा है, आप उसे बढ़ा सकते हो, दर को कम कर सकते हो। ठीक है, आप इसे कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। कैसे कंट्रोल करते हो, जो फल या सब्जियां होती हैं इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, आप रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम कर देते हो। ठीक है, कैसे कम करते हो, टेम्परेचर को कम करके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम कर देते हैं, जिससे इसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। हिंदी में एक बार देखिएगा, श्वसन की उष्मा। यह समझने की आवश्यकता है कि प्रशीतन खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार नहीं करता है। ठीक है, यह केवल इसकी गिरावट को धीमा कर देता है, यह ऐसा नहीं है कि क्वालिटी एनहेंस कर देगा। ठीक है, पहले जो फल या सब्जियां थी, ठीक है, उन्हें खाने में आपको जो आनंद की अनुभूति हो रही थी, आपने उसे ठंडा किया, आनंद की अनुभूति बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या कर सकते हो, इनमें जो गिरावट आ रही है, इनमें खराब होने के कारण जो गिरावट आ रही है, ठीक है, आप उसे सिर्फ कम कर सकते हो, धीमा कर सकते हो। ताजी सब्जियां और फल भंडारण के दौरान सांस लेते हैं, ठीक है, और उत्पादन करते हैं, जिसे श्वसन की उष्मा के रूप में जाना जाता है, और कोल्ड स्टोर क्या करते हैं, इसे धीमा कर देते हैं। तो इसे हम बोलते हैं हीट ऑफ रेस्पिरेशन, और यह भी एक हीट लोड है जिसे आप कंसिडर करते हो जब आप एक कोल्ड स्टोरेज की डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, यह भी क्या है, यह भी एक हीट लोड है, यह भी एक हीट लोड है, और इसे हमें कोल्ड स्टोरेज की डिजाइनिंग के समय कंसिडर करना चाहिए। यह भी एक हीट लोड है और इसे हमें कोल्ड स्टोरेज डिजाइन के समय कंसीडर करना चाहिए। यह भी एक हीट लोड है और इसे हमें कोल्ड स्टोरेज की डिजाइनिंग के समय कंसीडर करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हमें पता चलेगा कि कितने टेम्परेचर पर हमें स्टोर करके रखना चाहिए ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। देखिएगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर टू रिटार्ड द डिटेरियोरेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज अबाउट 0.05 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
इतने टेम्परेचर पर अगर हम फल और सब्जियों को रखते हैं तो इनके जो बेकार होने की दर है ये कम हो जाती है और इनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, हमें इन्हें इतने टेम्परेचर पर लगभग स्टोर करके रखना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या कंडीशन मेंटेन करके रखें ताकि अलग अलग प्रोडक्ट्स की, अलग अलग उत्पादों की स्टोरेज लाइफ बढ़ जाए। कंडीशंस टू बी मेंटेन्ड, द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू बी मेंटेन्ड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट टू बी स्टोर्ड। ठीक है, आप किस तरह का प्रोडक्ट, किस तरह का उत्पाद आप स्टोर करके रखना चाहते हो, कंडीशन हमें बताती है कि टेम्परेचर हमें कितना रखना है वहां पर और ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। अगर आप सब्जियों की बात करते हो तो सब्जियों के लिए तापमान, जैसे कि अभी हमने देखा 0.5 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम कितनी रख सकते हैं, 80 to 90% हम रखें तो इनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, अगर कैंडी स्टोर की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना चाहिए। अगर दूध की हम बात करते हैं तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना चाहिए। क्विक फ्रीजिंग फिश -25 to 30 डिग्री सेल्सियस, क्लोरीन लिक्विफायर -20 to -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डेटा कुछ इस प्रकार का है जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, हिंदी में एक बार देखिएगा। अगर सब्जी की आप बात करोगे तो ये आपका रहने वाला है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 to 90%। कैंडी स्टोर के लिए, दूध के लिए, ठीक है, जल्दी जमने वाली, और ये क्लोरीन तरल पदार्थ के लिए ये टेम्परेचर आपको लगभग मेंटेन करके रखना चाहिए तो इनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, डेटा आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपको पेपर में दे सकता है। तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उनके लिए अलग अलग कंडीशन मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो बच्चे अगर हम कंडीशन की बात करें तो बेसिकली दो तरह की चीजें यहां पर होती हैं। ठीक है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसे रेफरेंस मानकर दो तरह की चीजें हम लेकर चलते हैं। देखिएगा, द कंडीशन रिक्वायर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। आवश्यक शर्तों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला पॉइंट देखिएगा, कोल्ड स्टोरेज फॉर प्रोडक्ट विच कैन बी प्रोटेक्टेड एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। ठीक है, तो यहाँ पर एक उत्पाद वो होते हैं जो आप 0 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर अगर स्टोर करके रखते हैं तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, उनका जीवन काल बढ़ जाता है। और एक प्रोडक्ट आपके वो होते हैं जो आप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह के उत्पाद होते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक आप रखते हो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पर, तब उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और एक प्रोडक्ट वो होते हैं जिन्हें आप स्टोर करके रखते हो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ठीक है, उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज जिन्हें 0 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक के तापमान पर संरक्षित किया जा सकता है। कम तापमान वाले अनुप्रयोगों के लिए कुछ वस्तुओं के संरक्षण के लिए उप शून्य 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर है, एक जिन्हें आप स्टोर करके रखते हो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और एक आप जिन्हें स्टोर करके रखते हो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, एक का स्टोर आप करते हो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और एक का स्टोरेज आप करते हो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। चलिए, फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन वही हो गया कि आपको उन्हें एक लंबे टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रखना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेशन ही एक सिंगल मेथड ऐसा है जिससे आप प्रोडक्ट की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, रेफ्रिजरेशन ही एक अकेला ऐसा विधि नहीं है जिसकी सहायता से प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, और भी हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, तो वही देख लेते हैं। देखिएगा, बिकॉज फूड इज सो इम्पोर्टेंट टू सर्वाइवल, फूड प्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। द डिफरेंट प्रिजर्वेशन टेक्निक कॉमनली यूज्ड इंक्लूड। क्योंकि भोजन जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खाद्य संरक्षण मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली
सबसे पुरानी तकनीकों में से एक है, आमतौर पर उपयोग की जाने वाली विभिन्न संरक्षण तकनीकों में शामिल है। ठीक है, तो यहां से आपसे नेम पूछ सकता है या इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पूछ सकता है कि कौन सी मेथड में, कौन सी विधि में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन यानी कि लंबे समय के लिए खाद्य पदार्थों को स्टोर करके रखना। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य संरक्षण। चलिए एक बार जल्दी से यहां तक देखो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फूड प्रिजर्वेशन खाद्य संरक्षण। चलिए फिर आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो आप जानते हो, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग के बारे में हमने अभी जाना। कोल्ड स्टोरेज में बेसिकली जो होता है, टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होता है और उनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो मेन काम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मेन काम होता है ये क्या है, slowing down the growth and reproduction of microorganisms and the action of enzymes that cause food to rot। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आप पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपको देखने को मिल सकता है कि रेफ्रिजरेशन करने से होता क्या है। ठीक है, तो क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन preserves food by slowing down the growth and reproduction of microorganisms and the action of enzymes that cause food to rot। प्रशीतन सूक्ष्म जीवों के विकास और प्रजनन को धीमा करके और भोजन को सड़ने वाले एंजाइमों की क्रिया को धीमा करके खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि रेफ्रिजरेशन करता है क्या है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी ग्रोथ को रोक देता है, इनके रिप्रोडक्शन को रोकता है। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं जो खाद्य पदार्थों को जो बेकार करते हैं इन पर कंट्रोल करता है, जिससे इनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, फ्रीजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसेस बोथ कमर्शियली एंड डोमेस्टिकली फॉर प्रिजर्विंग फूड इंक्लूडिंग प्रिपेयर्ड फूड्स। ठीक है, बाकी जो फ्रीजिंग है ये भी आपका सेम चीज करती है। तो फर्स्ट लाइन जो है यहां से क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा गया है कि रेफ्रिजरेशन में होता क्या है। रेफ्रिजरेशन प्रिजर्व फूड्स बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द एक्शन ऑफ एंजाइम्स दैट कॉज फूड टू रोट। ठीक है, प्रशीतन सूक्ष्म जीवों के विकास और प्रजनन को धीमा करके और भोजन को सड़ने वाले एंजाइमों की क्रिया को धीमा करके खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है। ठीक है, तो ये मेन काम होता है रेफ्रिजरेशन में और ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाता है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पेपर में आने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। नेक्स्ट आपकी जो विधि है फूड प्रिजर्वेशन के लिए ये है कैनिंग। कैनिंग में क्या करते हैं, ठीक है, कैनिंग में फूड को
पकाया जाता है, ठीक है, एक कैन में से बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर कैन को उबाल दिया जाता है ताकि इसके अंदर जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं ये भी मर जाते हैं, ठीक है। तो कैनिंग बेसिकली जो फोकस करती है वो किस पर करती है, बैक्टीरिया पर। तो बैक्टीरिया से अगर हमने खाने को बचा लिया तो इसे लंबे टाइम के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, सीलिंग इट इन स्टेराइल कैन्स एंड बॉइलिंग द कंटेनर्स टू किल और वीकन्स एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया। कैनिंग में खाना पकाना, जीवाणु रहित डिब्बे में उसे सील करना और बचे हुए जीवाणुओं को मारने या कमजोर करने के लिए कंटेनरों को उबालना शामिल है। तो ये काम होता है कैनिंग में, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, फिर आपका होता है इरेडिएशन, ठीक है। तो बच्चे इरेडिएशन में हम क्या करते हैं, इसमें बीटा पार्टिकल और आपके जो गामा रेज होती हैं, ठीक है, बीटा रेज और गामा रेज जो होती हैं इसके द्वारा बैक्टीरिया को मार दिया जाता है, ठीक है। और इरेडिएशन को और क्या बोलते हैं, इसे कोल्ड पास्चराइजेशन भी बोला जाता है। इरेडिएशन में क्या करते हैं, इसमें बीटा रेज और गामा रेज आपने जो फिजिक्स में पढ़ी होंगी, ठीक है, बीटा रेज और गामा रेज की हेल्प से बैक्टीरिया को मारा जाता है, ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, इसे कोल्ड पास्चराइजेशन भी बोला जाता है। तो इरेडिएशन ऑफ फूड इज द एक्सपोजर ऑफ फूड टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, भोजन का विकिरण, आयनीकरण विकिरण के लिए भोजन का एक्सपोजर है, ठीक है। एक्सपोजर से यहां पर क्या मतलब है कि इसमें से बीटा पार्टिकल और गामा किरणें जो होती हैं, ठीक है, इन्हें पास कराया जाता है। और जिस वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं ये मर जाते हैं। Irradiation of food is the exposure of food to ionizing radiation. The two types of ionizing radiation used are beta particle and gamma rays. The treatment has effect of killing bacteria, molds and insect pests. The technology may be compared to pasteurization. It is sometimes called cold pasteurization. ठीक है, भोजन का विकिरण, आयनीकरण विकिरण के लिए भोजन का एक्सपोजर है, ठीक है। उपयोग किए जाने वाले दो प्रकार के आयनीकरण विकिरण बीटा कण और गामा किरणें हैं, ठीक है। उपचार में बैक्टीरिया, तो फोकस रखिएगा, यहां पर क्या कर रहे हैं, रेडिएशन में बैक्टीरिया को मार रहे हैं, ठीक, और इसे क्या बोला जाता है, इसे कोल्ड पास्चराइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम, ऐसे बैक्टीरिया जो खाने को बेकार करते हैं, इन्हें अगर हम समाप्त कर दें तो इनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। इसके अलावा आपका डिहाइड्रेशन एक विधि है, ठीक है, निर्जलीकरण, फ्रीज ड्राइंग से भी क्या कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, सॉल्टिंग से कर सकते हैं, पिकलिंग, अचार बनाना आपने घरों में देखा ही होगा, ठीक है। तो सॉल्टिंग आपकी है, पिकलिंग है, ठीक है, देखा होगा ना, आम का अचार नॉर्मली आप आम रखते हो तो कम टाइम में बेकार हो जाएगा, कच्चा आम भी आप रखोगे, लेकिन जब अचार बनाया जाता है तो लंबे टाइम के लिए इसे स्टोर कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स हैं। इसके अलावा पास्चराइजिंग, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, पास्चराइजिंग क्या होता है, ठीक है, दूध के लिए बेसिकली करते हैं। तो pasteurization is a process for preservation of liquid food. It is mainly applied to dairy product. In this method, milk is heated at about 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं जिससे बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक, और इसे फिर क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, और इसे अलग अलग बोतल में पैक कर लिया जाता है। पाश्चुरीकरण तरल भोजन के लिए संरक्षण की एक प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से डेयरी उत्पादों पर लागू होता है। इस विधि में दूध में मौजूद जीवाणुओं को मारने के लिए दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, और शेष जीवाणुओं को बढ़ने से रोकने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर लेते हैं, इसे ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। तो पाश्चराइजेशन की अगर आप बात करोगे, ये भी क्या है, फूड प्रिजर्वेशन की एक विधि है।
चलिए, इसके बाद फिर होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन वही विधि है जिससे आप स्टार्च या शुगर की हेल्प से आप क्या बनाते हो, अल्कोहल बनाते हो। ठीक, और अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। फर्मेंटेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए आप जितनी भी विधियां पढ़ रहे हैं या जितनी भी विधियां हमने अभी तक देखी हैं, इनका मेन जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मेन हमने जो देखा फूड प्रिजर्वेशन के लिए, तो मेन चीज यहां पर क्या रहने वाली है। ठीक है, मेन चीज यहां पर क्या रहने वाली है, ठीक है, तो बैक्टीरिया को मारना। आपने अगर बैक्टीरिया, ठीक है, या इसके अंदर कोई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इसे बेकार करते हैं। ठीक है, अगर फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसे बेकार करते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, अगर इन्हें हम मार देते हैं, ठीक है, इन्हें अगर मार दिया जाता है तो फूड को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। The basic idea behind all forms of food preservation is either to slow down the activity of disease causing bacteria या to kill the bacteria together। ठीक है, रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं की गतिविधियों को धीमा करने के लिए या बैक्टीरिया को पूरी तरह से मारने के लिए। ठीक है, तो अगर ये कोई भी मेथड हम अपनाते हैं, ये बिल्कुल यही काम करते हैं और इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फूड को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार और देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन में क्या है। फूड प्रिजर्वेशन में, फूड संरक्षण में वो सारी विधियां आती हैं, ठीक है, खाद्य संरक्षण में वो सारी विधियां आती हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं या उनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सूक्ष्म जीवी हैं जो कोई बीमारी उनमें उत्पन्न करते हैं, उन्हें अगर मार दिया जाए तो खाने को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन की और फ्रीजिंग की। रेफ्रिजरेशन आप सिंपल समझते होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर। ठीक है, और फ्रीजिंग क्या होता है, जमा देना। ठीक है, फ्रीज करना क्या होता है, जमा देना, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर जाना। तो इससे क्या होता है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, रिप्रोडक्शन रुक जाता है। ठीक है, और ऐसे एंजाइम जो खाने को बेकार करते हैं, इन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैनिंग क्या होती है, ठीक है, कैनिंग में हम क्या करते हैं, कैनिंग में हम बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक है, किस तरह से करते हैं, खाने को बनाया जाता है और इसे कंटेनर में सील करके फिर से उबालते हैं जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। इरेडिएशन में हम बीटा पार्टिकल और गामा रेज की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इन्हें खाने के अंदर से गुजारा जाता है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और इसे कोल्ड पास्चराइजेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन एक आपकी विधि है, फ्रीज ड्राइंग आपकी विधि है। ठीक है, सॉल्टिंग नमक लगाकर ये आपकी एक विधि है। पिकलिंग जिस तरह से अचार बनाए जाते हैं ये एक आपकी विधि है। पास्चराइजिंग आप समझते ही होंगे। ठीक है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला गया 15 से 30 सेकंड के लिए। ठीक है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और फिर क्या करते हैं, इसे 10 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर लिया जाता है जिससे इसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। फिर आपका फर्मेंटेशन। चलिए लास्ट में आपका बचता क्या है, फ्रोस्ट। ठीक है, तो फ्रोस्ट समझिएगा बच्चे, आपने देखा भी होगा फ्रोस्ट जो टर्म होता है बेसिकली ये आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर रखा होगा अगर वो बहुत पुराने टाइप का है, ठीक है, या सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, तो उन्हीं में ये मेनली प्रॉब्लम आती है फ्रोस्ट वाली, जो आप क्लियरली देख सकते हो। तो उसका जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होगा जब आप उसे खोलकर देखोगे तो आपने देखा होगा इसमें बर्फ जम जाती है। इस फ्रीजर कंपार्टमेंट में बर्फ जम जाती है और जो उसकी एफिशिएंसी को क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अब बात आती है कि फ्रीजर कंपार्टमेंट में जो बर्फ जमी है यह बर्फ किसकी वजह से जमती है। तो बच्चे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि हमारी जो हवा है, जो एयर है, ठीक है, ये मॉइस्ट एयर वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। होती क्या है, यह एक मिक्सचर होती है ड्राई एयर का और वाटर वेपर का। ठीक है, ड्राई एयर आपकी शुष्क हवा और वाटर वेपर यानी कि पानी की इसमें वाष्प मिली होती है। तो वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं तो हम सभी जानते हैं ये हमारा लिक्विड में बदल जाएगा और अगर इसे और ठंडा करते हैं तो ये जम जाता है। सेम चीज यहां पर भी होने वाली। ठीक है,
तो फ्रोस्ट क्या है? फ्रोस्ट फ्रीजर कंपार्टमेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हवा के अंदर जो वाटर वेपर होती है इनका कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के बाद इनकी फ्रीजिंग हो जाती है, ठीक है, ये जम जाती है और क्या करती हैं, आपका जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज करती हैं, ठीक है। देखिएगा फ्रोस्ट क्या है। द टर्म फ्रोस्ट फ्री ओनली अप्लाइज टू फ्रीजर, ठीक है। फ्रोस्ट फ्री शब्द केवल फ्रोस्ट फ्री शब्द केवल फ्रीजर पर लागू होता है। एवरी टाइम यू ओपन द डोर टू ए फ्रीजर एट लीस्ट सम एयर कम्स इन, ठीक है। हर बार जब आप फ्रीजर का दरवाजा खोलते हैं तो कम से कम कुछ हवा अंदर आती है। ऑल एयर कंटेन सम वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बट द वार्मर द एयर इज द मोर वाटर कैन कंटेन, ठीक है। आपकी जो हवा होती है, एयर जो है इसे क्या बोलते हैं? मॉइस्ट एयर। ये क्या होती है? ड्राई एयर प्लस वाटर, ठीक है। ड्राई एयर से हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये वाटर वेपर क्या करती है, यही फ्रोस्ट का कारण है। तो सभी वायु में जलवाष्प के रूप में कुछ जल होता है, लेकिन हवा जितनी गर्म होती है उसमें उतना ही ज्यादा पानी समा सकता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये साइकोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप तापमान इंक्रीज करोगे, ठीक है, इसमें वाटर वेपर कंटेंट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। व्हेन इट गेट्स इनटू द फ्रीजर बाय द ओपन डोर आफ्टर इट क्लोजेज दैट एयर कूल्स डाउन एंड सो इट कैन लॉन्गर, ठीक है, और ये क्या करती है, ये जम जाती है। तो ये आपका होता है फ्रॉस्ट। चलिए फ्रॉस्ट में फिर अलग अलग चीजें आती हैं। ऑटो फ्रॉस्ट की हम बात करते हैं, ऑटो डी फ्रॉस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, जिसमें अपने आप से ये जो बर्फ जम गई है ये पिघल जाती है, ठीक है। लेकिन ऑटो डी फ्रॉस्ट में जो समय लगता है, इसके अंदर एक हीटिंग कोयल होती है, यह हीटिंग कोयल कुछ टाइम बाद ऑन हो जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे जो बर्फ पिघली हुई है इसे गर्म करके पानी में बदल देती है और यह बाहर निकल जाता है। ऑटो डिफ्रॉस्ट में समय ज़्यादा लगता है। फिर एक आपका इसमें होता है फ्रोस्ट फ्री, ठीक है, जो महंगे रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें फ्रोस्ट फ्री होता है। तो इसमें कुछ समय अंतराल के बाद अपने आप से ही यह बर्फ पिघलती है, ठीक है, हीटिंग कोयल ऑन होगी, बर्फ पिघलेगी और पानी के रूप में ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद करके रखनी है। बाकी ये चैप्टर इतना ही है, ठीक है, इसमें से ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। कल आपका जो टॉपिक बचा हुआ है वाटर कूलर की हम और बात करेंगे, और उसके साथ ही साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को इतने रखेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में वाटर कूलर के साथ।